डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये आपका मोटर प्रोटेक्शन यूनिट का है ना? तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक ये है कि फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मल कंडीशन जो होता है मोटर में कौन कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, और उसके बाद फेज रिवर्सल करके है। तो बहुत छोटा यूनिट है ये, है ना, और बहुत इजी है, इसको ज़्यादा समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा आपको। तो पहले ये जो लेक्चर मेरा है ये पहला लेक्चर है आपका मोटर प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो इसमें मैं जो डिस्कस करूँगा वो ये कि आपका मोटर में एबनॉर्मल या फॉल्ट कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, यानी कि किस किस वजह से आपके मोटर के अंदर जो है वो फॉल्ट आ सकता है या एबनॉर्मल कंडीशंस उत्पन्न हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो रहा है या फिर अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, पहला, अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो वो है उसका इंसुलेशन का फेल हो जाना। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो सिस्टम है, अगर आपका मोटर का जो सिस्टम है, अगर उसका इंसुलेशन फेल हो गया तो सबसे इलेक्ट्रिकल रीज़न वही होता है एक। और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल फेल्योर। मैकेनिकल फेल्योर क्या होता है? मैकेनिकल फेल्योर होता है जिसमें कि आपका बियरिंग है ना, बियरिंग आपका टूट जाए, या फिर मोटर जो है अगर चलते चलते उल्टा घूमना शुरू कर दे, है ना, क्योंकि हम हर मोटर को उल्टा रोटेट करने की डिज़ाइन तो करते नहीं है ना। कुछ खास मोटर ही ऐसे होते हैं जो रिवर्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा मोटर है जो रिवर्स में नहीं घूम सकता है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा मोटर है जो रिवर्स में नहीं घूम सकता है, और अगर उस मोटर में ऐसा कंडीशन आ गया कि उसको वो रिवर्स में घूमने लगा, तो क्या होगा? आपका जो बियरिंग है वो टूट जाएगा, और मोटर जब रिवर्स ऑर्डर में मूव करता है तो पावर फ्लो भी डायरेक्शन में उसका चेंज कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पहला पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी जो आपका फॉल्ट होता है मोटर के अंदर, वो होता है आपका जब आपका इंसुलेशन फेल कर जाए, ठीक है, या फिर आपका मैकेनिकल फेल्योर कोई हो जाए। ठीक है, और सबसे बड़ा फेल्योर का रीज़न होता है उसमें भी, वो होता है ओवर हीटिंग या एक्सेसिव हीटिंग। अब आप बोलोगे सर आप पहले बात कर रहे थे इंसुलेशन फेल्योर की, अब बात कर रहे हैं मोटर हीटिंग की। बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कि अगर आपका वाइंडिंग गर्म होगा, अगर तार गर्म होगा, तो मोटर का इंसुलेशन जो है वो गल जाएगा। ये नॉर्मल घरों में भी होता है, हमारे नॉर्मल घरों में भी अगर आप देखोगे तो तार जो है वो क्यों गलता है? तार के गलने का वजह क्या है? तार का हीटिंग ही तो है जो तार गल जाता है ना। जैसे दो तार जो है आपस में से चिपक जाता है, शॉर्ट सर्किट उसी को बोलते हैं ना हम। वो क्यों होता है? कि तार इतना गर्म हो गया कि अंदर का जो कॉपर जो है वो इतना करंट फ्लो हो गया कि ऊपर का जो प्लास्टिक का या पीवीसी का जो आपका जो इंसुलेशन होता है उसको गला देता है, और गलाने की वजह से दोनों तार आपस में चिपक जाते हैं। तो वो होता है आपका एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। ठीक है, और एक्सेसिव हीटिंग या ओवर हीटिंग कह लीजिए, वो क्यों होता है? वो ओवर करंट की वजह से होता है। ठीक है, देखिए जो पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए, आपके सामने जो है वो सीक्वेंस में बना हुआ है। सीक्वेंस में कैसे बना हुआ है कि फॉल्ट होता है इंसुलेशन फेल होने की वजह से, और इंसुलेशन फेल्योर और मैकेनिकल फेल्योर, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। और एक्सेसिव हीटिंग क्यों होता है मोटर में? वो ओवर करंट की वजह से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में समझिए, सब रिलेटेड है आपस में। तो ऐसा नहीं समझना है आपको, कंफ्यूज होना है कि फेल्योर मोटर हुआ तो एक्सेसिव हीटिंग की भी बात कर रहे हैं, इंसुलेशन फेल्योर की भी बात हो रही है, और ओवर हीटिंग की भी बात हो रही है। तो ये सीक्वेंस में चलेगा ये, कि जब मोटर में ओवर करंट होगा तो ओवर हीट होगा तो इंसुलेशन फेल करेगा। ठीक है, ये चीज़ है आपका। उसके बाद है कि अब किस किस कारणों की वजह से, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोटर में ये सारे कंडीशंस उत्पन्न होते हैं, ये कंडीशन आ जाते हैं। तो पहला है आपका ओवरलोडिंग, है ना। पहला क्या है? ओवरलोडिंग। अब ओवरलोड से वर्ड समझिए क्या है। ओवरलोड का मतलब क्या है कि आपका मोटर चल रहा था और चलते चलते उसमें क्या हो गया कि
अचानक से लोड बढ़ना शुरू हो गया, है ना, तो हर एक मोटर का एक अपना ओवरलोड बियरिंग कैपेसिटी होता है। अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो वो मोटर जो है वो ओवरलोड होकर के गर्म होगा और उसका इंसुलेशन फेल कर जाना। ये बिल्कुल हम लोग अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, डेली आप देखते ही रहते हो, है ना, कि तार गर्म, वही जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि तार गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि करंट ज़्यादा होता है। करंट ज़्यादा कब होगा? जब ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मोटर में भी होता है। और अब क्या है कि इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम जब भी मोटर लगाते हैं, कहीं भी घर में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो हमें ज़रूरत ये पड़ती है कि हम उस मोटर का थर्मल विथ स्टैंड लिमिट, मतलब कि कितना हीट या कितना हीट वो सह सकता है। हर एक इक्विपमेंट का एक अपना थर्मल विथ स्टैंड लिमिट होता है कि इतना इतना तक ही वो थर्मल जो है वो सह सकता है, उसके अगर आप दोगे तो वो जल जाएगा वो, ठीक है। तो करंट विथ स्टैंड लिमिट, ये आपका जो है थर्मल विथ स्टैंड लिमिट जो है वो एक ग्राफ होता है करंट वर्सेस टाइम के इसमें, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो ग्राफ है ये आपको वो इस ग्राफ से हमें वो वैल्यू मिलती है जिस पे हमें पता चलता है कि टाइम लिमिट क्या होना चाहिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओवरलोड करंट के लिए। मतलब कि कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास मोटर है, ठीक है। तो मोटर का रेटिंग फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 एम्पियर करंट के लिए नॉर्मल है, ठीक है, और 6 एम्पियर तक मैक्सिमम जा सकता है ये, ठीक है। समझिए 5 एम्पियर करंट का रेटिंग है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, और 6 एम्पियर तक मैक्सिमम जा सकता है जो ओवरलोड कैपेसिटी है। अब क्या है कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका मोटर जो है 5 एम्पियर के बाद सीधे 6 एम्पियर में पहुंच जाएगा, नहीं। हो सकता है कि आपका कभी रनिंग कंडीशन 5.1 एम्पियर हो, कभी रनिंग कंडीशन 5.2 एम्पियर हो, कभी रनिंग कंडीशन आपका 5.3 एम्पियर हो। तो ये जो ग्राफ ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास 5.1 एम्पियर का अगर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम कितने देर तक के लिए 5.1 एम्पियर करंट जो है हम मोटर को दे सकते हैं, या हमारा मोटर जो है वो 5.1 एम्पियर करंट जो है वो कितने देर के लिए सह सकता है। अगर 5.2 एम्पियर करंट है तो ये कितने देर के लिए सह सकता है, 5.3 है तो कितनी देर के लिए सह सकता है, और अगर 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर करंट जो है कितने देर तक के लिए मोटर में जा सकता है और मोटर तो हमारा विथ स्टैंड कर सकता है। ये इस ग्राफ से पता चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए करंट वर्सेस टाइम कर्व क्या बताता है कि अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये करंट है ना, और ये टाइम है। अब आपका ऐसा कुछ ग्राफ हुआ होगा, तो करंट का ये जो वैल्यू है और ये टाइम का कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसको जब आप मैच करोगे तो ये पता चलेगा कि मोटर का कितने देर के लिए करंट जो है किस टाइम पे ज़्यादा रहता है और कितने देर के लिए ये ड्यूरेशन हम उसको दे सकते हैं। तो ये होता है आपका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ को लेकर के हम ये डिसाइड करते हैं कि एक टाइम लिमिट हमें बता देता है कि हाँ इतने टाइम लिमिट तक ही आप उसको विथस्टैंड कर सकता है आपका मोटर। तो उस हिसाब से अपना इंसुलेशन डिज़ाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंगल फेजिंग। वर्ड से क्लियर है सिंगल फेजिंग का मतलब क्या होता है? सिंगल फेजिंग का मतलब होता है कि अब आपका मोटर 3 फेज में काम कर रहा है। जैसे आटा मिल हो गया, आटा चक्की मिल हो गया, तेल का मिल हो गया, इन सब में क्या होता है, या तो मोटर 2 फेज पे होता है या 3 फेज पे होता है। सिंगल फेज पे मोटर नहीं चलते हैं ये सब जो भारी भारी होते हैं क्रशर वाले। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो सिस्टम है अगर मान लीजिए 3 फेज पे काम कर रहा है या 2 फेज पे काम कर रहा है और अचानक एक फेज उड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है? या तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चला आ रहा है उसमें से कोई एक लाइन जो है डाउन पड़ जाए, या फिर आपका जो फ्यूज़ है ना, या फिर आपका जो फ्यूज़ है वो ब्लो कर जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे 3 फेज आता है तो कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि हम जहाँ से सप्लाई आ रहा है वहाँ पे हम हर एक फेज का अलग अलग भी हम देते हैं फ्यूज़, ठीक है। वहाँ पे हम हर एक फेज का अलग फ्यूज़ होता है। तो अगर आपका कोई एक फ्यूज़ जो है एक फेज का फ्यूज़ अगर उड़ जाए तो उस केस में भी आपका सिंगल फेजिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट इज़ वर्स्ट काइंड ऑफ करंट वोल्टेज अनबैलेंस कंडीशन। मतलब ये सबसे खराब होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वन ऑफ द 3 फेजेस फ्रॉम द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
तीन में से अगर एक फेज भी चल गया तो वो भी सिंगल फेजिंग में आ जाएगा, ठीक है। और दिस लॉस ऑफ फेज मे बी ड्यू टू डाउन लाइन। डाउन लाइन मतलब होता है कि लाइन आपका डाउन पड़ गया, यानी कि उस लाइन पे वोल्टेज कम हो गया अचानक से, या फिर फ्यूज अगर आपका ब्लो कर जाए उस केस में भी हो सकता है ये, ठीक है। तो सिंगल फेजिंग का ये मतलब होता है। उसके बाद आता है आपका फेज अनबैलेंस। अब फेज अनबैलेंस क्या होता है? फेज अनबैलेंस ये होता है कि इसमें आपका तीनों फेज तो है लेकिन करंट बैलेंस नहीं है तीनों में। आपने जब पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक आया होगा आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फेज का आया होगा। तो बैलेंस फेज वो फेज होता है, या जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये शायद डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, VA, VB और VC, है ना। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो ये तीनों में इक्वल करंट फ्लो करेगा, और अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो किसी भी एक फेज में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप खुद समझिए कि अगर तीनों फेज में से, मतलब देखिए लॉजिकल टॉपिक है बिल्कुल, है ना, इतना रटने की जरूरत नहीं, बहुत लॉजिकल टॉपिक है ये। अब फेज अनबैलेंस हो रहा है तो तीनों फेज में बराबर करंट नहीं है, तो उससे क्या होगा? अगर बराबर करंट नहीं है तो जो आपका किसी एक फेज में करंट ज़्यादा होगा, बाकी के दो फेज में करंट कम होगा मोटर के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर का जो एक फेज का वाइंडिंग है वो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका फेज ए है, फेज ए का करंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फेज बी का करंट जो है वो कम है, और फेज सी का भी करंट कम है। तो क्या होगा, फेज ए का जो करंट जो इतना ज़्यादा है उसकी वजह से जो मोटर के अंदर जो फेज ए का जो वाइंडिंग है ना, जो फेज ए का जो वाइंडिंग है इसका ओवर हीटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका जब ओवर हीटिंग शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इसका इंसुलेशन जल जाएगा और वो फॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हो वही रहा है, हमेशा हम बात वही कर रहे हैं कि ओवर हीटिंग कैसे होगा, इंसुलेशन कैसे चलेगा, बातचीत वही हो रही है, बस ये कि तरीका अलग अलग है, किस किस तरीके से हम उस कंडीशन को हम देख सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल क्या होता है? देखिए वर्ड से पकड़िए, रिवर्सल मतलब कि फेज का आपका पोलरिटी ही चेंज कर गया आपका। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात बोल रहा था, ये देखिए, ये पॉइंट को पढ़िए। इफ अ मोटर इज नॉट डिजाइन टू रन इन रिवर्स डायरेक्शन दिस में कॉज डैमेज टू गियर बॉक्स एंड मटेरियल फ्लो etc। अब समझ गए कि अगर आपका मोटर का जो डिज़ाइन है अगर वो ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स में भी रोटेट कर सकता है, तो उस केस में आपका मोटर का जो गियर बॉक्स है वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि गियर रेशियो जो डिसाइड होता है वो तो या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड के लिए डिसाइड होगा। और अगर आपका मोटर दोनों साइड घूमता है तो हमारा गियर बॉक्स का भी जो आपका डिज़ाइन है वो भी चेंज करता है। तो आपने गियर बॉक्स लगाया फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, मोटर अब उल्टा घूमना शुरू हो गया तो पीछे से गियर बॉक्स वाला जो है वो भी बियरिंग टूट जाएगा और गियर बॉक्स भी खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है फेज रिवर्सल आपका, कि फेज रिवर्सल जो है क्यों होता है, फेज पोलरिटी के चेंज होने की वजह से होता है। उसके बाद है आपका शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का तो बहुत कॉमन सा है कि भाई इंसुलेशन जब फेल करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, और इस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है, करंट बहुत बढ़ता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन में आता है। उसके बाद और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट सर्किट जो है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट जो बात हो रही है ये हो रही है फेज के बीच में। मतलब फेज के बीच का क्या मतलब हो गया, मतलब कि R और Y के बीच में, Y और B के बीच में, और B और R के बीच में, ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन बना लीजिए इसमें से, ये कोई जरूरी नहीं है कि R और Y में ही होगा, R और B में भी हो सकता है, B और Y में भी हो सकता है, और B और R में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें आपका दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया है, या फिर पूरा तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका जो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, सबको पता है कि ऐसा फॉल्ट जिसमें अर्थ इन्वॉल्व हो, ऐसा फॉल्ट जिसमें अर्थ इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट। मतलब ये कि आपका जो R है, Y है, B है, इसमें से कोई एक फेज टूट करके ग्राउंड में चिपक गया। तो अब ये ग्राउंड में चिपक गया तो क्या होगा, आपका जो मोटर है वो दो फेज पे घूमेगा,
तो 2 फेज पे जब ये चलेगा तो क्या होगा, मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, है ना। मोटर जो है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करे, क्यों, क्योंकि लोड तो आपने हटाया नहीं है। सिंपल फंडा समझिए कि आपके पास 2 हाथ है ना, आपके पास 2 हाथ है। अगर एक हाथ अगर आपका दर्द कर रहा है, ठीक है, समझ लीजिए अगर आपके पास 2 हाथ है, ठीक है, आप दोनों हाथ से वजन उठाए हुए हो, ठीक है, या फिर आप दोनों हाथ से रस्सी को खींच रहे हो, और रस्सी खींचते खींचते अगर एक हाथ दर्द कर गया, अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, इस जो जो हाथ आपने छोड़ दिया है वो तो गया, जिस हाथ से रस्सी खींच रहे हो उस हाथ पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, तो क्या होगा, आपका ये वाला हाथ भी दर्द करेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर आर वाई 3 फेज़ है, अगर एक फेज़ टूट के ग्राउंड में चिपक जाए तो क्या होगा, लोड तो आपने हटाया नहीं है, तो क्या होगा, जो बचा हुआ फेज है उसमें ओवर करंट शुरू हो जाएगा और वो मोटर को जला देगा। फिर वो मोटर को चलाएगा कैसे, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाएगा उसमें गर्म वो बढ़ने की वजह से। देखिए मोटर का करंट जो है ना वो डिपेंड करता है कि लोड कितना दे रहेगा। अगर आपका लोड उतना ही है तो करंट उतना ही भी ड्रॉ करेगा, लेकिन सिस्टम यहाँ बैलेंस हो जाएगा, इस वजह से फॉल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्टॉलिंग और लॉक्ड रोटर। ये तो सबको पता है, स्टॉलिंग और लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि आपका मोटर, देखिए स्टॉलिंग का मतलब होता है मोटर फेल्स टू स्टार्ट। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में स्टॉलिंग का मतलब होता है मोटर फेल्स टू स्टार्ट, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर चलेगा भी तो बहुत धीमे धीमे चलेगा। और ये कब होता है, जब आपका सिस्टम चलते चलते अचानक लोड जो है, या तो आप ओवरलोड में मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप मोटर को ओवरलोड में स्टार्ट कर रहे हो, उस केस में ये हो सकता है, या फिर आपने मोटर पे अचानक से लोड बढ़ा दिया, उस केस में भी आपका मोटर स्टॉल कर जाएगा, वो तो अचानक धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने मोटर को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका मोटर जो है चल जाएगा। उसके बाद होता है अंडरलोड। बहुत लोग ये कहेंगे सर ओवरलोड में तो ठीक है, अंडरलोड में क्या दिक्कत है। भाई अंडरलोड में दिक्कत ये होती है कि आपका जो है इसका मतलब अंडरलोड तब होता है जब आपका कोई एक लोड लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा, है ना, ये आपका 3 फेज है, ठीक है, इसमें एक लोड लगा हुआ है ऐसे करके, और एक लोड जो है ऐसे करके लगा हुआ है, और एक लोड जो है ऐसे करके। मैं रजिस्टिव लोड ले रहा हूँ, आप इंडक्टिव भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो ये 3 फेज है और ऐसे जो है इसमें लोड लगे हुए हैं। ये आर है, ये आर फेज का लोड है, RL कर देता हूँ, ये वाई फेज का लोड है, ये बी फेज का लोड है। अगर मान लीजिए कि किसी भी एक फेज का लोड जो है अगर ये अचानक हट जाए, देखिए समझिए कैसे होता है। अगर अचानक किसी एक फेज का लोड हट जाए तो क्या होगा, आप जो इधर से सप्लाई दे रहे हो 3 फेज को, है ना, जो 3 फेज का सप्लाई आ रहा है, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं किए हो ना, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं किए हो, आप तो उतना ही पावर पर सप्लाई किए पड़े हो। तो क्या होगा, मोटर के अंदर एक्सेसिव पावर हो जाएगा, और यही एक्सेसिव पावर की वजह से मोटर जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है, या तो ओवरलोड है या अंडरलोड, दोनों में भी आपको प्रॉब्लम आएगा मोटर में, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस कंडीशन को भी अवॉइड करना है। इसीलिए हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि मोटर शुड नॉट बी स्टार्ट इन द अंडरलोड कंडीशन। और एक आप लोगों ने और पढ़ा होगा कि जो सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर को अगर आप लाइट लोड कंडीशन में चलाएंगे और ओवर एक्साइटेड स्टेट में अगर वो आ गया है तो मोटर के बजाय वो कंडेंसर बन जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाता है। तो वो रिएक्टिव पावर जो सप्लाई करने लगता है सिस्टम को, तो आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी है आपका। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया बहुत ही नॉर्मल टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशंस क्या हो सकते हैं मोटर के अंदर, किस वजह से आपका मोटर जो है वो चलते चलते जल सकता है, रुक सकता है, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। एक जो मैंने टेबल यहाँ पे लगाया है, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा याद करने की कोशिश इसलिए करिएगा क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में चला आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लगा दिया है कि अगर आपका मैकेनिकल ओवरलोड हो तो किस तरह का प्रोटेक्शन सर्किट चाहिए। तो उस केस में आप MCB लगा सकते हो जिसमें ट्रिप कॉइल इनबिल्ड हो, थर्मल ओवरलोड रिले लगा सकते हो या ओवर करंट रिले लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें कि जैसे आपको ये दे देगा कि, ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका जो है जो मैकेनिकल ओवरलोड है,
ठीक है। मैकेनिकल ओवरलोड जो है, इस चीज़ को, मैकेनिकल ओवरलोड को करने के लिए आपको कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम जो है लगाना है ना। तो पहला ये हो जाएगा कि ओवरलोड रिलीज, थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ओवर करंट रिले। तो ये आपको ABCD में दिया रहेगा और उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है करेक्ट वो टिक करना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अगर आपका सिस्टम जो है अगर स्टॉलिंग है या प्रोलॉन्ग स्टार्टिंग ऑफ द मोटर है, तो उस केस में कौन सा होगा रिले यूज़ करेंगे। तो उसमें है थर्मल रिले यूज़ करेंगे या फिर इंस्टेंट ओवर करंट रिले यूज़ करेंगे। अगर अंडर वोल्टेज कंडीशन है तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, अंडर वोल्टेज रिलीज या अंडर वोल्टेज रिले यूज़ करेंगे। अगर रिवर्स फेज सीक्वेंस है तो उसमें फेज रिवर्सल रिले हम यूज़ करेंगे। अगर हमारा फेज टू फेज फॉल्ट हुआ या फेज टू अर्थ फॉल्ट हुआ है तो उसमें हम HRC फ्यूज यूज़ करेंगे या इंस्टेंटेनियस करंट ओवर करंट रिले यूज़ करेंगे। अगर अनबैलेंस वोल्टेज है तो हम उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले यूज़ करेंगे। और अगर सिंगल फेजिंग हो गया है तो उसमें हम थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ हम करेंगे। तो ये इन सब से ना MCQ बनता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा एक बार मेमोराइज करने का, बहुत इजी है। और ये जो लेक्चर था ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपका मोटर प्रोटेक्शन का, बहुत छोटा यूनिट है ये और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस यूनिट को के एंड होने का ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये मैक्सिमम 1-2 लेक्चर और लगेगा, ये पूरा यूनिट ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सिलेबस में भी आप देखेंगे तो बहुत कम टॉपिक है इसमें, ठीक है। सो आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें जो 3 आपका जो कंडीशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।